हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है जिसमें हम बेसिकली अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली कि रिंग होमोमॉर्फिज्म होता क्या है एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा था। उन्हीं सब का हम यूज करके बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर है वो काउंटिंग के ऊपर है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट रिंग के ऊपर कैसे हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म को काउंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए, तो सबसे पहले होमवर्क में डिस्कस कर रहा हूँ जो लास्ट क्लास में आपको दिया था, बेसिकली नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म इवन कंटिन्यूअस होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर एंड सी टू सी। चलिए देखो यहाँ पे लिटिल बिट मैं थोड़ा सा यूज करूंगा रियल एनालिसिस का यूज, और इतना सबको आता होगा, इतना मुझे उम्मीद है। ठीक है, जैसे कि मान के चलते हैं एफ आर टू आर बी यानी होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो हम जानते हैं जितनी भी रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है वो हमारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है अंडर द फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन, बट नॉट बी ट्रू। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का रिंग होमोमॉर्फिज्म होना ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये हमें पता है, अगर मैं कोई भी रेशनल लूं देन एफ आर को मैं आर इंटू एफ ऑफ वन टाइप लिख सकता हूं। अब ये कैसे लिखा ये आपको सोचना है। ठीक है, लास्ट क्लास में इसका आपको हिंट मिल जाएगा कैसे इसको मैंने लिखा है। ठीक है चलिए, अब एक बात देखो, इस चीज का मुझे फायदा क्या मिलने वाला है। जितने भी रेशनल हैं यानी कि जितने भी आर आपने क्यू से पिक करे हैं वो किससे डिटरमाइन हो रहे हैं, ओनली F1 से। अगर मैं F1 के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लूं देन मुझे यहां से पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म मिली थी क्यू के ऊपर। ठीक है, चलिए अब वहां पे हमने यूज किया था, हमें पता है वन आइडम्पोटेंट एलिमेंट है आर में, तो एफ ऑफ वन मस्ट बी आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि हमें पता है अंडर होमोमॉर्फिज्म जो आपका आइडम्पोटेंट एलिमेंट होता है उसका जो इमेज होता है ना वो आइडम्पोटेंट ही होता है। अच्छा, आइडम्पोटेंट एलिमेंट किसका, F1 एलिमेंट किसका होगा, बेसिकली कोडोमेन रिंग का, तो इसके हम आइडम्पोटेंट एलिमेंट देखते हैं। और आर आपके पास क्या है, बेसिकली फील्ड है। ठीक है, और एवरी फील्ड आपका इंटीग्रल डोमेन होता है। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन आपको दिया है उसके पास ओनली दो ही आइडम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं विच इज 0 एंड 1। तो यहां से F1 की चॉइसेस क्या हैं, या तो वो आपका 0 हो सकता है या वो आपका 1 हो सकता है। अब दोनों ही केस को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अगर मैं F1 को 0 लेके चला तो मुझे ये मेरे पास है, F1 को मैं 0 लेके चला तो एफ आर यहाँ से 0 मिल जाएगा ऑन क्यू, एंड 1 लेके चला तो एफ आर इक्वल टू आर ऑन क्यू। इज दैट क्लियर? ओके, अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा आइडेंटिटी थ्योरम, क्योंकि हमें पता है रेशनल आर डेंस इन आर। ठीक है, तो आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलती है, तो जो जैसे कि आइडेंटिटी थ्योरम अगर मैं लिखना चाहूं, अगर यहाँ पे मैं लिख रहा हूं ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है, टू आर, ये कोई भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, और एफ ऑफ ए आपका 0 है। ठीक है, ऑन ए, और वी कैन से एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ऑन ए। अगर ए आपका डेंस है आर में देन ये पूरा फंक्शन 0 हो जाता है आपका उस पेरेंट सेट पे। तो उसी का मैंने यहाँ पे यूज किया, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, एफ आर इक्वल टू 0 फॉर ईच आर। ठीक है, एंड सिमिलरली अगर एफ आर इक्वल टू आर हुआ ऑन रेशनल तो एफ आर माइनस आर इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, एफ आर माइनस आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब आप आइडेंटिटी थ्योरम लगाओगे तो ये पूरे आर पे 0 हो जाएगा, यानी कि एफ आर माइनस आर शुड बी 0 ऑन आर, और वी कैन से एफ आर इक्वल टू आर। तो यहाँ से मुझे कितनी होमोमॉर्फिज्म मिल गई, तो यहाँ से मुझे 2 कॉन्टिन्यूस होमोमॉर्फिज्म मिल चुकी है। ठीक है, इवन यहाँ पे एग्जैक्टली 2 ही होमोमॉर्फिज्म होंगे। ठीक है, आप बाय फंडामेंटल थ्योरम भी इसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जैसे कि हमें आर से आर काउंट करनी है, मैं बता के चल रहा हूँ। तो इसके पास जो आइडियल होते हैं, अगर कोई फील्ड है उसके पास आइडियल क्या हो गया, तो 0 होगा। ठीक है, या आर इट सेल्फ होगा। तो आर बाय 0 किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ऑब्वियसली आर के। और ये आइसोमॉर्फिक किसके होता है, फाई ऑफ आर के। और फाई ऑफ आर सब रिंग किसका होता है, इसका, क्योंकि अंडर होमोमॉर्फिज्म आपकी जो सब इमेज होती है सब रिंग की, वो इमेज एक सब रिंग ही होती है। ठीक है,
तो आर टाइप की इसमें आर में कितनी सबरिंग होगी? ऑब्वियसली एक ही होगी, तो एक होमोमॉर्फिज्म आपको यहां से मिलेगा। एंड आर बाई आर, जब कर्नल को आप आर पिक करोगे तो ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा? 0। तो इस टाइप की एग्जैक्टली अगेन आपको एक ही सबरिंग मिलेगी। ठीक है, तो एक होमोमॉर्फिज्म यहां से मिल गई। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट समथिंग डिफरेंट हमने दूसरे मेथड से करा है। ठीक है, क्योंकि एक पैटर्न जो हमारा है वो कहीं ना कहीं एक सेम ही रहेगा, ऑल्दो कितने भी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसी का मैंने यूज करना है, जैसे कि मैंने R2R फाइंड आउट करा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा C2C कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे। ठीक है, चलिए, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम C2C। तो अगेन इसी चीज का मैं यूज कर रहा हूं, FR इक्वल टू R टाइम ऑफ F1। ठीक है, अब यहां से दो केस बनेंगे ऑब्वियसली, लास्ट अभी जस्ट डिस्कस करा है, तो यहां से क्या होगा? R तक के लिए सीमित है, यहां तक R के लिए डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या है, आपको C से C पे होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है। अब देखो, अब कोई भी आप नंबर ले रहे हो Z, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो a प्लस आई भी लिख सकता हूं। तो ये और ये कहां से आ रहा है? R से आ रहा है। ठीक है, इस चीज का फायदा क्या हुआ, अगर मैं f ऑफ a प्लस आई बी का बात करूं तो इसको मैं f ऑफ a प्लस f ऑफ आई भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि R पे भी तो हमने देखा है होमोमॉर्फिज्म बना रहा है, कौन सा होमोमॉर्फिज्म है उसका मैं यूज करूंगा, या तो FR 0 होगा या FR इक्वल टू R होगा। ठीक है, ट्रिवियल होगा या फिर नॉन ट्रिवियल होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैंने f हमारे पास मैं मान के चल रहा हूँ होमोमॉर्फिज्म है C2C, तो बाय होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका Z ही है, तो एफ जेड को मैंने कुछ इस टाइप का लिख दिया। अब ध्यान से देखो आपके पास है क्या और आपको जाना कहाँ है, थोड़ा सा थिंक करिए। एफ ऑफ ए बेसिकली कहाँ है? ऑब्वियसली आर का मेंबर होगा क्योंकि ए से आ रहा है, और आर का एनालिसिस मुझे पता है। अगर मैं सिर्फ इस एफ आई की वैल्यूज कैलकुलेट कर लूं तो यहां से मुझे जितनी भी सी के ऊपर होमोमॉर्फिज्म बन रही है वो सारी मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक बार मैं ये वाला केस लेके चलूंगा, एक बार मैं ये वाला केस लेके चलूंगा, और एफ आई की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर मैंने एफ आर इक्वल टू 0 लिया, ये फर्स्ट वाला केस लिया, ठीक है, यानी कि, और ये ऐसा भी कह सकते हैं एफ आर इक्वल टू 0 आया कब? जब मैंने F1 को 0 लिया था। अब ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लिया है, अगर F1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, एफ आई स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूं, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ ए टू दी पावर एन को एफ ऑफ ए टू दी पावर एन लिख सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया गया है। और एफ ऑफ -1 को -1 टाइम F1 लिख सकते हैं, क्योंकि गिवन है एफ इज होमोमॉर्फिज्म मान के चले, और F1 का वैल्यू क्या लेके चले हैं? 0। ठीक है, तो यहां से एफ आई की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब एफ आई की वैल्यू यहां पे आपने 0 रखी, तो ये क्वांटिटी थ्रू आउट 0। अब देखो हम केस क्या लेके चले थे? F1 इक्वल टू 0, तो इस केस में हमें कौन सी R के ऊपर कौन सी होमोमॉर्फिज्म मिलती है? ट्रिवियल, यानी कोई भी रियल नंबर आप मुझे दे दो उसको 0 पे ही मैप करना पड़ेगा। तो यहां से क्या हुआ, एफ ऑफ ए प्लस आई बी शुड बी 0, क्योंकि एफ ऑफ ए आपके क्या है? ए रियल नंबर है, तो एफ ऑफ ए शुड बी 0, एंड बी रियल नंबर है, एफ ऑफ बी शुड बी 0। तो यहां से आपको क्या मिल गया? एफ ए प्लस आई बी इक्वल टू 0, यानी कि एफ जेड इक्वल टू 0। तो इस केस में आपको कौन सी होमोमॉर्फिज्म मिल गई? ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, राइट। सेकंड केस, अगर F1 को 1 अज्यूम करके चल रहे हैं, अगेन सेम एनालिसिस किया और इसकी वैल्यू यहाँ पे आई -1। मतलब क्या है, एफ आई का स्क्वायर करने पे -1 कब आ सकता है, यानी कि एफ आई की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं? सोचो, अब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका स्क्वायर करने पे -1 आ जाए, आई है और दूसरा -i है, इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो एफ आई के कितनी वैल्यूज हैं? यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं, आई और -i। ठीक है, अगर F1 इक्वल टू 0 हुआ तो इस केस में जो हमें रिंग की R के ऊपर होमोमॉर्फिज्म मिली थी वो क्या मिली थी? एफ आर इक्वल टू आर फॉर ऑल R इनसाइड R।
तो इक्वेशन 1 से को देखिए, एफ आई की वैल्यू एक बार आई पुट करोगे तो एफ ओ पे कहाँ पे मैप हो जाएगा, ए पे, और एफ ओ बी कहाँ पे मैप हो जाएगा, बी पे। क्यों? क्योंकि सेकंड केस लेके चल रहा हूँ और इस केस में मुझे ये वाली आर के ऊपर ये होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है। तो फाइनली मेरे पास सी के ऊपर कितनी होमोमॉर्फिज्म मिल गई, 3। ठीक है, वो कौन कौन सी है, एफ जेड इक्वल टू 0, एफ जेड इक्वल टू जेड और एफ जेड इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट। ओके, तो आपके जो सी टू सी जो रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, चलिए और कैलकुलेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। देखो एक पैटर्न आपको समझना है, ठीक है, अगर वो पैटर्न आपने समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए आप इजीली बना लोगे, इस बात पर गारंटी है, जितना मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, और ये गेट के लिए इंपॉर्टेंट है, नेट में इतना ज्यादा वेटेज नहीं है रिंग होमोमॉर्फिज्म का, इसके एप्लीकेशन पे आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। लाइक आगे मैं डिफाइन करूंगा फैक्टर रिंग के कुछ एप्लीकेशन और जिनका रिलेशन में प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल के साथ बताऊंगा। ठीक है, इवन जब हम पॉलिनोमियल रिंग पढ़ेंगे, रिड्यूसिबल एंड इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल जब पढ़ेंगे ना, तो तब इसका आप अच्छा वाला एप्लीकेशन देखोगे फैक्टर रिंग का और रिंग होमोमॉर्फिज्म का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेड टू जेड क्रॉस जेड मुझे होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करनी है। देखो सबसे पहला केस जिसका फाइंड आउट करना है, मान के चलो होमोमॉर्फिज्म है, आपका एम क्या होना चाहिए, जो पेरेंट रिंग है उसका कोई जनरल एलिमेंट पिक करना है और उसको एक्सप्रेस करके देखना है। ठीक है, देखो जैसे मैंने के लिया, बेसिकली उस जो आपकी पेरेंट रिंग है ना उसका आपको जनरेटिंग सेट सर्च करके लाना है। अगर आपने वो फाइंड आउट कर लिया, डेफिनेटली आप होमोमॉर्फिज्म काउंट कर लोगे, इस बात का गारंटी है। जैसे कि यहाँ पे एफ के लिया मैंने, के को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, के टाइम्स 1 + 1 समथिंग, और एफ होमोमॉर्फिज्म है तो इसको ये लिख सकते हैं और के टाइम्स ऑफ F1 लिख सकते हैं। अब देखो इस चीज का मतलब क्या है, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं उनकी इमेज को मैं विद द हेल्प ऑफ F1 डिटरमाइन कर सकता हूं, यानी कि इन सब की डिपेंडेंसी सिर्फ F1 पे है। यानी कि सिर्फ एक एलिमेंट का मुझे इमेज पता चल जाए जो कि 1 है, तो मैं सारी होमोमॉर्फिज्म, पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, जरूरी नहीं है सारी होमोमॉर्फिज्म बनेगी, बट आप पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म यहां से निकाल लोगे एंड वेरीफाई कर लोगे फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब यहां से पॉसिबिलिटीज क्या है। अब आपको पता है 1 आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है आपके जेड का, तो F1 आपका जो आपकी कोडोमेन रिंग है उसका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होगा। और इसमें कितने आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ठीक है, एक फैक्ट भी हमने कराया था, अगर R क्रॉस S इंटीग्रल डोमेन है, ठीक है, तो इसके पास 2 होंगे आइडेम्पोटेंट, इसके पास भी 2 होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, इनको काउंट कर लो, 4 हो जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि इसके पास 0 1 है, इसके पास भी 0 1 है, तो उनकी पेयर बना लीजिएगा, वो आपका आइडेम्पोटेंट सेट आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 0 0 1 0 0 1 1 1। ठीक है, चलिए अब देखो F1 की वैल्यूज, यानी F1 की पॉसिबिलिटीज ये हैं, F1 को आप ये पिक करोगे, ये करोगे, ये एंड ये, तो यानी कि यहाँ से आपको 0 0 मिला, K0 मिला, 0 K मिला, K मिला, एंड आप फर्स्ट प्रॉपर्टी तो वेरीफाई हो रही है क्योंकि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, विद द हेल्प ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मैंने इनको फाइंड आउट करा। ठीक है, क्योंकि रिंग होमोमॉर्फिज्म मान के चल रहा हूँ तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में वो आपका होमोमॉर्फिज्म तो बन रहा है। अब सेकंड यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी है, लाइक एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए डॉट एफ बी होना चाहिए, आप वेरीफाई कर सकते हो, इन सब के लिए वेरीफाई हो रही है। ठीक है, तो इस केस में मुझे कितने होमोमॉर्फिज्म मिल गए, 4 होमोमॉर्फिज्म मिल गए। ठीक है, तो इसका मैं जनरल केस भी आपको लिखाने वाला हूँ, सिमिलर वे आपको वर्क करना है। तो 1 1 कितने हैं यहाँ पे फाइंड आउट करिएगा, ये तो 1 1 नहीं है, ये आपके पास 1 1 है। ठीक है, और नंबर ऑफ 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितने मिले, ये सारे आपके पास क्या है, 1 1 है। अब देखो आप के को डिफरेंट लोगे तो यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिल रही है, इट मीन्स ये आपकी इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, और ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितना मिलेगा, ठीक है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कितना मिलेगा, 0, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ के एवरी एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे एलिमेंट मिले। ठीक है, क्योंकि देख लो यहाँ पे
0 1 है, इसके लिए आपको कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं मिला, इसके लिए सिमिलरली यहाँ पे आप 1 0 कंसीडर कर लो, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हो कि ये ऑनटोनेस नहीं है, ठीक है। चलो अब इसका जनरल केस क्या बनेगा, उसी का ये सेम ऐसे ही आपको एनालिसिस करना है। एफ जेड टू लाइक दिस, इस टाइप की कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म आपसे पूछा जा रहा है कितनी होंगी, और ये n टाइम्स है तो 2 की पावर n होगी, क्योंकि वहाँ पे n इक्वल टू 2 था तो 2 की पावर 4 मिला। 1 1 की बात करेंगे तो ट्रिवियल को हटा दोगे, यानी कि 2 टू दी पावर n माइनस 1 और ऑन टू यहाँ पे 0 होंगी, ठीक है। अब इसके रिवर्स केस पे बात करते हैं। रिवर्स केस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे, देखो तरीका वही है फाइंड आउट करने का, रिंग होमोमॉर्फिज्म। जैसे आपने फाइंड आउट करना है जेड क्रॉस जेड टू जेड, तो आप जो आपकी पेरेंट आपकी डोमेन वाली रिंग है उसका जनरल एलिमेंट पकड़िए, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट हिंट आपको खुद मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एक जनरल एलिमेंट लिया इस रिंग का, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अच्छा इसको कुछ मैंने ऐसे लिखा n टाइम, इसको मैंने कुछ m टाइम लिखा, यानी कि n टाइम ये और m टाइम दिस वन, तो यानी कि x को मैंने nx1 प्लस mx2 लिख दिया, यानी कि इसको मैंने x1 मान लिया और इसको मैंने x2 मान लिया सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूँ अगर मैं एक जनरेटिंग सेट बनाऊँ S1 S2 से, तो यानी कि जो मेरी जेड क्रॉस जेड है वो किससे जनरेट हो गई, S से, ओके। अब अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो fx इक्वल टू fnm, इसको मैं ऑलवेज ऐसे लिख सकता हूँ, ये लिखा। अब अगेन आपका वही एनालिसिस है, अब ध्यान से देखोगे जो x1 एंड x2 हैं वो आइडम्पोटेंट एलिमेंट है इसके। अभी हमने क्या बताया, जो आपकी होमोमॉर्फिक इमेज है आइडम्पोटेंट एलिमेंट की, वो अगेन आइडम्पोटेंट एलिमेंट होती है। तो जो fx1 होगा fx2 होगा वो भी आपके आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगे, और कहाँ पे होंगे, जेड में। तो इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी हो जाएंगी, ये 0 1 हो सकता है, ये भी 0 1 हो सकता है, ठीक है। तो अब होमोमॉर्फिज्म कैसे फाइंड आउट करोगे, एक बार तो दोनों को 0 रखा, दूसरी बार 1 ठीक है fx1 को 1 रखा, इसको 0 रखा, एक बार इसके जस्ट अपोजिट एक बार दोनों को 1 1 रखा। तो पहले केस में ये, दूसरे में ये, थर्ड में ये, चौथे में ये मिल गई, ठीक है। अभी देखो ये विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन मैंने करा है। अब सेकंड प्रॉपर्टी भी तो यहाँ पे बचती है, यानी कि अगर मैं दो एलिमेंट लूं एन एम आर एस, तो ये मेरा एफ ऑफ एन एम एंड एफ ऑफ आर एस होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई कर लो, फर्स्ट के लिए इजी है, ट्रिवियल है, इसके लिए इजी है, सेकंड थर्ड के लिए इजी है। यहाँ पे चेक करो होगा का, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपोनेंट वाइज एडिशन होगा, ठीक है, और कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि प्रोडक्ट रिंग है। तो यहाँ पे केस ये आएगा ना, एन आर प्लस एम एस, क्या ये इक्वल होगा आपका एन प्लस एम आर प्लस एस के, नहीं, तो ये वाला केस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये चार ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो थी, बट हम इंटरेस्टेड है यहाँ पे रिंग होमोमॉर्फिज्म में। तो इस केस में कितनी होमोमॉर्फिज्म मिल गई, इस केस में आपको 3 होमोमॉर्फिज्म मिल चुकी है, ठीक है। 3 होमोमॉर्फिज्म में 1 1 कितनी होगी, 1 1 कितनी होगी। अब देखो सेकंड वाले को डिस्कस करोगे, 1 और 2 वो आपका 1 पे मैप होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड। अगर मैं 1 और 3 लूँ वो भी मेरा 1 पे मैप होगा। दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है बट इनकी इमेज सेम आ गई, यानी कि 1 1 डिस्कार्ड। सिमिलरली आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, ओके। ये तो होमोमॉर्फिज्म इन नियरिंग, इसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। तो ऑन टू कितनी मिल गई, यहाँ पे 2 ऑन टू मिल गई है, सॉरी 1 1 इस केस में आपके पास 0 है। ऑन टू कितनी है, ऑन टू चेक करते हैं। अब देखो आप अपने n से, यानी कि z से, ये आपके पास था ना z क्रॉस z टू z, ठीक है। अब इससे कोई भी एक आप नंबर लीजिए, उसके लिए आप यहाँ पे एग्जिस्टेंस जरूर फाइंड आउट कर लोगे उस एलिमेंट का, ठीक है। आप कोई भी यहाँ पे नेचुरल कोई भी जो इसका नंबर है k, उसके लिए आपको यहाँ पे एक एलिमेंट जरूर मिल जाएगा, जिसके लिए लाइक यहाँ पे आपने k लिया, तो आप इसमें k इंटू 1
फाइंड आउट कर सकते हो सच दैट एफ ऑफ के इक्वल टू वापिस आपका के ही आ जाएगा। तो सेकंड वाला आपका ऑन टू हो गया। सिमिलरली आप थर्ड को भी शो कर सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ऑन टू। तो यहाँ पे 2 ऑन टू होमोमॉर्फिज्म मिल गई आपको। तो टोटल कितनी हुई 3, 1 1 कितनी हुई 0, ऑन टू कितनी हो गई 2 हो गई। ठीक है, इन जनरल बात करें अगर n के केस पे ले जाएं तो टोटल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कितनी मिलेंगी n+1। ठीक है, क्योंकि ये केस n इक्वल टू 2 के लिए मैंने डिस्कस करा था, तो जनरल केस ये हो जाएगा। आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं इन सिमिलर वे। जहां पे आपने ऑर्डर्ड पेयर लिया था वहां पे आप क्या ले लोगे, अब n टपल ले लोगे, उससे आप हिंट लगाओगे। ओके, तो 1 1 होमोमॉर्फिज्म 0 मिलेंगी, ऑन टू कितनी मिलेंगी n। ठीक है, चलिए एक होमवर्क आपको देते हैं, फाइंड द ऑल पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम z क्रॉस टू z क्रॉस z। ठीक है जी, ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, चलिए फाइनली इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करते हैं अपनी रिंग होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। अगर आपको Zn टू Zm होमोमॉर्फिज्म के बारे में पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मेथड वही है, अगर मान के चल रहे हैं कि ये हमारे पास रिंग होमोमॉर्फिज्म है तो ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो होगी। अब वही Zn आपका साइक्लिक है और ये 1 इसका जनरेटर है, तो Zn 1 से जनरेट हो रहा है। ठीक है, बेसिकली आपको देखना क्या है, जो आपका डोमेन वाली रिंग है वो किससे जनरेट हो रही है, उसका जनरेटिंग सेट एक बार आप पता कर लोगे ना तो आपकी होमोमॉर्फिज्म आपको मिल जाएगी। वही काम मैंने अब इससे पिछली होमोमॉर्फिज्म को के लिए किया, उनको कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए जो इस Zn है उसका मुझे जनरेटिंग सेट 1 मिल गया, यानी कि 1 से पूरा Zn जनरेट हो जाता है क्योंकि हमें पता है Zn इज साइक्लिक। अच्छा, अब f ऑफ Zn किससे जनरेट हो जाएगा, f ऑफ 1 से। क्यों, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, सोचना। ठीक है, बड़ा सिंपल सा गेम है, क्योंकि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ये फैक्ट हमने पढ़ा है। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का, तो उसके बेस पे मैंने लिखा है। ओके, अब यहाँ पे कुछ फैक्ट है, अब ध्यान दो, यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है एफ ऑफ Zn के बारे में, एंड मुझे पता है ऑर्डर ऑफ एफ ए डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ए, और यहाँ पे ए क्या है हमारा 1 है, तो ऑर्डर ऑफ F1 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 कितना है n। ठीक है, तो यानी कि पहली इंफॉर्मेशन तो मुझे ये मिली कि अगर मैं होमोमॉर्फिज्म काउंट कर रहा हूँ Zn टू Zn, तो जो ऑर्डर ऑफ F1 है वो ऑर्डर ऑफ 1 को डिवाइड करना चाहिए, यानी कि ऑर्डर ऑफ F1 n को डिवाइड करना चाहिए। और 1 आइडम्पोटेंट एलिमेंट है Zn का, तो F1 मस्ट बी आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन Zm। ठीक है, अब हमें काउंटिंग करनी है। अब आइडम्पोटेंट एलिमेंट के लिए मैं मेथड बता के आऊं लास्ट लेक्चर में, मतलब जो प्रीवियस लेक्चर्स हमारे हैं कि कैसे आइडम्पोटेंट एलिमेंट कैलकुलेट करते हैं इन Zm। ओके, तो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म अगर आपको Zn टू Zm बतानी है तो दो इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, पहली ये और दूसरी ये। अगर आप 1 और 2 को एक साथ इंपोज करोगे तो आपको फैक्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 1 आइडम्पोटेंट एलिमेंट है तो F1 यहाँ का मेंबर होगा, तो यानी कि F1 क्या है, आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन Zm। तो नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन Zm कोडोमेन वाली रिंग में। ठीक है, एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ F1 डिवाइड करना चाहिए n को, हुज एडिटिव ऑर्डर डिवाइड्स n। तो जब भी आपको Zn टू Zm आपको होमोमॉर्फिज्म काउंट करनी है तो आप आइडम्पोटेंट एलिमेंट काउंट करोगे Zm में, उनमें से फिर वो एलिमेंट आप सेलेक्ट करोगे जिनका एडिटिव ऑर्डर n को डिवाइड करता है, बात खत्म। ओके, 1 1 होमोमॉर्फिज्म ऑन टू होमोमॉर्फिज्म के बारे में कैसे बोल सकते हैं, अगर 1 1 होमोमॉर्फिज्म देख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 1 होमोमॉर्फिज्म है, अगर 1 1 है तो उसके कर्नल में 0 एलिमेंट ही जाएगा। ठीक है, तो Zn बाई कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, एग्जैक्टली Zn के, और नथिंग बट ये किसके होगा, बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एफ ऑफ Zn, यानी कि Zn एफ ऑफ Zn के आइसोमॉर्फिक हो गया। मतलब क्या है, अगर 1 x पे मैप हो रहा है, इस चीज का मतलब क्या है, अगर एफ ऑफ 1 इक्वल टू x है, ठीक है, अगर ये चीज लिखा है इट मीन्स 1 x पे मैप हो रहा है, यानी कि F1 इक्वल टू x।
इट मीन्स वॉट, जो एफ ऑफ जेड एन है वो एक्स से जनरेट हो जाएगा, यानी कि F1 से जनरेट हो जाएगा। अभी आपने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, ये दोनों आइसोमॉर्फिज्म है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो बात समझ आई। तो अब फैक्ट थोड़ा चेंज हो गया है, अब आपको आइडम्पोटेंट एलिमेंट ही चाहिए, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म चाहिए तो आइडम्पोटेंट एलिमेंट तो जेडएम में फाइंड आउट करने पड़ेंगे, वो केस तो मैंने डिस्कस कर दिया है। बट वन वन के लिए आपको फैक्ट क्या मिला, आपको वो एलिमेंट देखने हैं जिनका ऑर्डर n होगा एग्जैक्टली। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन जेडएम जिनका ऑर्डर n होगा, वो वहां से उतनी ही आपके पास वन वन होमोमॉर्फिज्म मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो देखो मैं सिर्फ डेफिनेशन का यूज करूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं, वहीं से इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अगर ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है और 1x पे मैप हो रहा है, दैट इज F1 इक्वल टू एक्स, राइट, देन f ऑफ Zn जनरेट किससे होगा, x से होगा, यानी कि ऑब्वियसली अगर Zn 1 से जनरेट हो रहा है तो f1x यानी f ऑफ 1 से जनरेट होगा। और ऑन टू है तो f ऑफ Zn रेंज किसके इक्वल होगी, कोडोमेन के। तो यानी कि यहां से क्या इंफॉर्मेशन मिल गई, अब Zm किससे जनरेट हो गया, x से, तो x का ऑर्डर कितना हो, x शुड बी जनरेटर ऑफ दिस, और ग्रुप का ऑर्डर, जनरेटर का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, राइट। और एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है, ऑर्डर ऑफ एफ ए ऑलवेज डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ एक्स, ये फैक्ट भी हमें पता है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ एक्स तो एम आ गया, तो यानी कि एम एन को भी डिवाइड करेगा, और एक्स इरेड्यूसिबल सॉरी आइडम्पोटेंट एलिमेंट भी होना चाहिए जेडएम में। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन क्या आई, ध्यान से देखो, आपको इरेड्यूसिबल एलिमेंट तो मिल गए जेडएम में, बट एम ऑर्डर के, बट एम ने एन को डिवाइड नहीं करा, तो इस केस में तो ये फिर जो मान के चले थे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है, आपको एक भी होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा। अगर डिवाइड कर रहा है तो आपको मान लेते हैं के होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, और के का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन जेडएम ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि आपको करने तो आइडम्पोटेंट एलिमेंट ही काउंट है जेडएम में, यहाँ पे कंडीशन क्या चेंज हुई, बट वो एम ऑर्डर के होने चाहिए। ठीक है, और वो एम एन को भी डिवाइड करना चाहिए, यानी एन एम से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन को आप एक साथ लिखोगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पे मैं अप्लाई करता हूं, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z6 टू Z4, तो क्या होंगी भाई, नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल, नॉट इरेड्यूजिबल, इट्स आइडम्पोटेंट एलिमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट एलिमेंट इन जेडएम, जेडएम आपके पास क्या है, Z4 में कितने आइडम्पोटेंट एलिमेंट होंगी, 0 and 1। ठीक है, चलिए आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, आइडम्पोटेंट एलिमेंट कौन सा होता है जो इसका स्क्वायर करने पे वापस यही आ जाए, अंडर द सेकंड बाइनरी ऑपरेशन। ओके, अच्छा, अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, यहां से तो मैंने आइडम्पोटेंट एलिमेंट काउंट कर लिए, अब मुझे ये देखना है इनका एडिटिव ऑर्डर एन को डिवाइड करना चाहिए, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 6 है, यहां से कंपेयर करोगे ना, हमने फैक्ट लिखाया था जेड टू जेड एम। ओके, ऑर्डर ऑफ 0 आइडेंटिटी है तो 1 होगा, ऑर्डर ऑफ 1 4 होगा। इन Z4 1 डिवाइड कर रहा है 6 को, बट 4 डिवाइड नहीं कर रहा 6 को। ठीक है, तो इसका मतलब होमोमॉर्फिज्म कितनी मिलेगी, ओनली 1, और वो भी कौन सी होगी, ट्रिवियल। इज दैट क्लियर। तो 1 1 एग्जैक्टली 1 होमोमॉर्फिज्म, 1 1 होमोमॉर्फिज्म कितनी मिलेगी, 1 1 होमोमॉर्फिज्म के लिए आपके पास फैक्ट था कि आपको जेडएम में यानी कि Z4 में आइडम्पोटेंट एलिमेंट करने कैलकुलेट करने हैं जिनका ऑर्डर n यानी 6 हो। क्या इसमें 6 ऑर्डर का आइडम्पोटेंट एलिमेंट है, नहीं, 1 और 4 का है, तो यहाँ पे 1 1 होमोमॉर्फिज्म आपको 0 मिलेगी। व्हाट अबाउट ऑन टू, ऑन टू में क्या था, आपको आइडम्पोटेंट एलिमेंट कैलकुलेट करने थे जेडएम यानी कि Z4 में। ठीक है, जो आपके m ऑर्डर के हों, जिनका ऑर्डर m हो। ठीक है, एंड
जिनका ऑर्डर एम हो एंड एम एन को डिवाइड करना चाहिए। अब देखो इसमें एलिमेंट है जिसका ऑर्डर एम के इक्वल हो, एक एलिमेंट है, बट दूसरा केस को फेल कर रहा। अब यहाँ पे 4 एम इक्वल टू 4 है और एन इक्वल टू 6 है, बट 4 तो 6 को डिवाइड ही नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ऑटो होमोमॉर्फिज्म भी 0 मिल गई। ठीक है, तो एक होमवर्क और दे रहे हैं आपको, आपने 1 1 ऑन टू एंड पॉसिबल कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी वो सब कैलकुलेट करनी है फ्रॉम Z5 टू Z6। ठीक है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करोगे। टोटल कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगी, ठीक है, 1 1 कितनी होंगी, ऑन टू कितनी होंगी। ठीक है, इसका आंसर भी आप मुझे करोगे। नेक्स्ट फैक्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्वेश्चन आपका आया हुआ है गेट में। ठीक है, नंबर ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम Z2 क्रॉस Z2 टू Z4। अब अगेन सेम एनालिसिस हमारे पास है भाई, इसका जनरेटिंग सेट बनाओ। ठीक है, अब जनरेटिंग सेट सेम यही होने वाला है जैसे कि मैंने Z क्रॉस Z में करा था। ठीक है, तो यानी कि ये जो R है ये जनरेट हो रही है x1 x2 से, और x1 x2 आपके पास क्या है 1 0 0 1। ठीक है, जैसा मैंने Z क्रॉस Z के लिए करा था सिमिलरली उसी वे में है। अब यहां से देखो f ऑफ nm की वैल्यू कितनी हो गई, n ऑफ fx1 प्लस m ऑफ fx2, और ऑर्डर ऑफ fxi ऑर्डर ऑफ xi को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब x1 x2 आपके आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट है इस रिंग में, क्योंकि इसके आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट क्या है 0 0 0 1 1 0 1 इंटू 1। ठीक है, तो fx1 fx2 भी आइडम्पोर्टेंट एलिमेंट होंगे Z4 में, यानी कि 0 और 1 हो सकते हैं। ठीक है, तो fx1 fx2 की पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन गई यहाँ पे, एक बार दोनों को 0 पुट कर लो, एक बार 1 0, एक बार 0 1, एक बार 1 1। ओके, अब देखो एक फैक्ट में पता है, ये वाला फैक्ट, ठीक बात। ऑर्डर ऑफ x1 कितना है यहाँ पे इस रिंग में 2 है, 0 1 का ऑर्डर कितना है 2 है। ठीक है, अब एक बात देखो, अगर मैं ये वाली होमोमॉर्फिज्म कंसीडर करूं या फिर ये वाली जहां पे भी 1 दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ 1 कितना आपके पास 4, यानी कि कहीं कहीं पे क्या होगी, यानी कि यहाँ जैसे कि मैं फर्स्ट केस को डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ fx1 1 है और 1 का ऑर्डर 4 है, बट 4 डिवाइड नहीं करता 2 को, तो यानी कि ये वाला केस कट हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला केस कट हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये वाला केस आपका कट हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड भी तो करना चाहिए ना, क्योंकि एवरी रिंग होमोमॉर्फिज्म इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। अगर इसका निगेशन क्या होगा, अगर इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसका मतलब वहां पे कोई भी नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। तो केस क्या बचा, ओनली ट्रिवियल। तो यहाँ पे आपको कौन सी होमोमॉर्फिज्म मिल गई, ओनली ट्रिवियल। ठीक है, इस केस में आपको ओनली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म मिल गई। ठीक है, तो आई होप होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे हमें अप्रोच करना है। ठीक है, अब आपको कोई भी रिंग दे दे, आपको सेम वर्क करना है। ठीक है, अगर इतना आप काम कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं रुकेगा। ठीक है, जिस लेवल का एग्जाम में आता है, करने को तो बहुत कुछ है। ठीक है, यहाँ पे कितनी भी रिंग बनाओ, कहीं से कहीं तक भी आप कैलकुलेट करो, बट मेन है आपको एक मेथड जो अप्रोच है वो समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट होमवर्क आपके लिए है, तो बेसिकली मैंने 3 होमवर्क आपको दिए हैं, उनको आप ट्राई करोगे, और इस केस में भी आप पॉसिबल नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म फाइंड करोगे। ठीक है, तो आज हमारा रिंग होमोमॉर्फिज्म फिनिश हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना मैक्सिमल आइडियल, एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना प्राइम आइडियल। ठीक है, एंड अगेन मैं फिर आइडियल को रिविजिट करूंगा। ठीक है, उसका रिलेशन फैक्टर रिंग के साथ देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना पॉलिनोमियल रिंग, जहां से कम 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं CSIR नेट में। ओके, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।